हेलो स्टूडेंट, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया था बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो उसी क्रम में आज क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का हम लोग शॉर्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पेपर मैंने आपको वर्टेक्स क्लासेस के बैच में प्रोवाइड किया था। आज उसका एक शॉर्ट हिंट मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। अगर आपको इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसका एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अगर कोई न्यूमेरिकल होगा प्रॉब्लम तो उस न्यूमेरिकल का सलूशन भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन चूँकि लास्ट ईयर पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया गया है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली उस नोट से पा सकते हो। तो यहाँ डिटेल न जाकर मैं सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो ही आपको प्रोवाइड करूँगा, ये सोच के कि सारा मैटर आपके पास ऑलरेडी नोट्स के रूप में अवेलेबल है, सिर्फ आपको एक हिंट की ज़रूरत है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप बताइएगा, वो भी मैं आपको अलग से पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर्स आर सॉल्यूशन ऑफ। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Because in its explanation you can say that when the wave function for an atom is solved using the Schrodinger wave equation, then the solution obtained are called the quantum numbers। तो आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स को बेसिकली हम लोग एन, एल और एम से दिखाते हैं, जो कि प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट? फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट इन चेंज, शिफ्ट इन रेडिएशन एंड शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो ये भी आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन में लास्ट का जो रिजल्ट था वो कॉम्पटन शिफ्ट के रूप में लाया गया था, जिसमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी कि वेवलेंथ डिफरेंस निकाला गया था। तो ऑप्शन डी में जो शिफ्ट इन वेवलेंथ दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। Now question number 3, which photon is more energetic, a red one or a violet one? तो ये बेसिक क्वेश्चन में आपका आएगा। आपको पता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। मिनिमम वेवलेंथ आपके वायलेट कलर की होती है। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो जिस कलर की वेवलेंथ मिनिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि फोटॉन की एनर्जी अगर पूछ रहा है तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपका फार्मूला होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए न्यू का मान मिनिमम होगा, मिनिमम वेवलेंथ के लिए न्यू का मान मैक्सिमम होगा। तो वायलेट के लिए न्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एनर्जी न्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम होगी। तो करेक्ट आंसर आपका होगा मोर एनर्जेटिक के लिए वायलेट यानी कि ऑप्शन सी। Now for question number 4, what happened to the wavelength of a photon after it collide with an electron? एक फोटॉन है, पूछ रहा है क्या होगा, वेवलेंथ में किस तरह की चेंजिंग आएगी जब वह किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बताया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ का ए होगा, इंक्रीजेस। ओके, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इट कोलाइड विथ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजिंग होती है, वेवलेंथ में इंक्रीजिंग होती है। तो आफ्टर कोलाइडिंग जो वेवलेंथ होता है अगर आपका लैम्डा डैश है और इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश को ही हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट के रूप में निकालते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेज, ऑप्शन ए। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इंसिडेंट रेडिएशन, nature of scattering substance, angle of scattering and amplitude of frequency।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये भी आपके नोट्स में दिया गया है। इसलिए क्योंकि जो कॉम्पटेंट शिफ्ट का एक्सप्रेशन आता है, फार्मूला आता है, उसमें जो आपकी वैल्यू आती है कॉम्पटेंट शिफ्ट की, वो आपका आता है एच अपॉन एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, एच अपॉन एम सी, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ मैं पेन से ज़्यादा मार्क नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये ओरल डिस्कशन है। डिटेल के लिए PDF आपका अवेलेबल रहेगा। तो एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, तो थीटा जो है वो आपका स्कैटरिंग एंगल है, इसलिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन नॉन मैकेनिकल वेव। मैग्नेटिक वेव है ऑप्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिकल वेव है, और फोर्थ आपका ऑप्शन है मैटर वेव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में अगर आप कुछ मैटर डालना चाहो तो डाल सकते हो कि सिंस द वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपका डिफिनेशन होता है। सच वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल फॉर द प्रोपेगेशन एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। Now for question number 7, calculate the de Broglie wavelength of an electron which has been accelerated from rest on application of potential of 400 volts। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेटेड है रेस्ट से और पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। तो ये भी आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका हिंट दे देता हूँ। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करती है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपका आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में आता है 2MEV, 2ME और V, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें H प्लैंक कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V आपका पोटेंशियल है। तो अगर ये H, M, E और V की वैल्यू नोन है तो फिर वेवलेंथ को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो करेक्ट आंसर जो है आपका 0.6135 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा, यानी 0.165 एंगस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। तो ये आपको पता है फर्स्ट ईयर के क्लास में और थर्ड ईयर दोनों की क्लास में ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिटेल दिया गया था। ग्रुप वेलोसिटी जो आपकी Vg होती है उसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के, जहाँ ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। अगर इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए तो यू लैम्डा ये आपका गलत होगा, डी ओमेगा डी यू ये भी इस फॉर्म का नहीं है, डी अपॉन डी के ये भी इस फॉर्म का नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट जो आपका ऑप्शन है डी ई अपॉन एच क्रॉस डी के, ये आपका डी ओमेगा अपॉन डी के फॉर्म का है। इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी को जब आप चेंज कीजिएगा तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी E की वैल्यू जो है वह एच न्यू होता है, ये आपको पता है। और इसी को अगर आप ओमेगा के टर्म में लिखिएगा तो एच क्रॉस ओमेगा आएगा। तो यहाँ E की जगह अगर आप एच क्रॉस ओमेगा कर देते हो तो एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फाइनली डी ओमेगा अपॉन डी के आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी। ये आपका कॉमन क्वेश्चन में ही आ जाता है, Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। और इसको इस रिलेशन को हमने प्रूव भी किया था बोथ द क्लासेज में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में है द मोशन ऑफ ए वेव पैकेट इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, तो फोटॉन है, वेव है, क्लासिकल पार्टिकल है और क्वांटम पार्टिकल्स है। ये भी आपका एक बेसिक क्वेश्चन में ही आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, क्लासिकल पार्टिकल, बिकॉज द मोशन ऑफ ए मटेरियल या क्लासिकल पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द ग्रुप ऑफ वेव आर ए वेव पैकेट।
सो सच एन एक्सप्रेशन कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोशन। तो 10 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्लासिकल पार्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन में आ जाता है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर ड्राइवल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, ए, बिकॉज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए लीनियर इन द वेव फंक्शन साई। इट्स मीन दैट नो टर्म हैज साई विथ ए ग्रेटर डिग्री ऑफ 1, यानी 1 से ज़्यादा इसका डिग्री नहीं होगा, सो ये लीनियर की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए आपका इसका सही होगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 12, विच क्वांटम नंबर गिव्स द सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन belong? Which quantum number gives the cell to which the electron belong? Now question number 12, इस 12 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए होगा, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिकॉज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। और आपको ये भी पता है कि एनर्जी ऑफ द जो सेल होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है, सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 13, द ऑपरेटर अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी commute when alpha is equal to beta, alpha plus beta is equal to 0, alpha beta is equal to beta alpha, and fourth option है alpha square is equal to beta square। तो कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, नो डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, any restrictions present on the particles motion in a Schrodinger equation would affect the, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, साई डी साई अपान डी टी, डी टू साई अपान डी एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट ऑप्शन आपका है यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एनी रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल विल इफेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। Okay, only potential energy is known. Schrodinger equation may be solved for the wave function psi. So the correct answer is option D, potential energy. Now for question number 15. Question number 15 में, which quantity is said to be degenerate when h psi n is equal to E n psi n? ये अगर आपने ऑपरेटर पढ़ा हुआ है तो इजली आप इसको बता सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यूज, आइजन फंक्शन, और डी आपका जो है वो ऑपरेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आइजन फंक्शन होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आपका देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर आपका वेल नोन फिगर है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑप्शन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो इजली आप बता सकते हो कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका ये फिगर आता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में एनर्जी लेवल इसमें दिखाया गया है, आपको पता है कि उस केस में आपकी 0 पॉइंट एनर्जी भी मिलती है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये वेल नोन ग्राफ है, एनर्जी ग्राफ इसको आप कहते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। ऑप्शन आपका है n, 2n, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये भी आपके कॉमन क्वेश्चन में ही आ जाता है। 17 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 2n स्क्वायर, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल आर गिवन बाई 2n स्क्वायर, विच इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए सेल। ओके, 2n स्क्वायर, ऑप्शन डी। 18 का अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, √L+1। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by the expression √L+1. Thus, when the azimuthal quantum number L is 0, the angular momentum is 0.
ये आपको पता है, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के रूप में चूज करेंगे। आइए 19 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गिव्स द शेप ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ सबसेल। ऑप्शन आपका है एन, एल, एम और एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सबसेल के लिए वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एल। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो ये भी आप बेसिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हो। इसमें 0 to n, 0 to s, 0 to n-1 या 0 to s-1। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो सी होगा, 0 to n-1, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑप्शन दिया गया है आपका 2n, 2l, 2n+1 और 2l+1। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 2l+1 होगा, बिकॉज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर 2l+1 because they are varies from -1 to +1, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग आइंस्टीन photoelectric experiment, what changes are observed when the frequency of incident radiation is increased। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इजिली आप इसका आंसर दे सकते हो। ऑप्शन दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, नो इफेक्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन सी, the value of stopping potential increases because as the frequency of the incident radiation increases, the kinetic energy of the emitted electron increases, as well as therefore require more repulsive force to be applied to the stop them. Thus the stopping potential increases। तो correct answer आपका होगा the value of stopping potential increases, option C। क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये तो आप ग्राफ देखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। इंटरमीडिएट का भी ये क्वेश्चन बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और आपके बीएससी का भी क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो ग्राफ है वो प्लॉट किया गया है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ3। दूसरा है μ1 इज ग्रेटर देन μ3 इज ग्रेटर देन μ1। थर्ड है μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। आई थिंक ऑप्शन जो सी होगा 23 का वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ऑल्सो इंक्रीजेज। सो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। Now for question number 24. What is the time lag between the incident of photon and the ejected of photoelectron? तो ये भी आपका एक बेसिक क्वेश्चन में आ जाता है। आपके ऑप्शन है ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेकेंड, बिटवीन 10⁻⁵ सेकेंड टू 10⁻⁹ सेकेंड, लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका है 1 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, बिकॉज द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टेट्स दैट, उसका स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाता है कि इंस्टेंटेनियस जो आपका प्रोसेस होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, द इंस्टेंटेनियस एमिशन प्रोसेस ऑकर ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो प्रैक्टिकली देयर इज़ नो टाइम लैग, कोई भी टाइम का लैग नहीं होता, या फिर जो टाइम का लैग होता है वो 10⁻⁹ सेकेंड से लेस होता है। किसके बीच? बिटवीन द इंसिडेंट फोटॉन एंड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 10⁻⁹ सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी।
जस्ट अ मिनट। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ डज द इंटेंसिटी अफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें ऑप्शन आपका है ए, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेज, ये पहला ऑप्शन ही आपका सही मिल गया। बी आपका है एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीजेज, एज द इंटेंसिटी डिक्रीजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकम्स ट्वाइस, और फोर्थ आपका ऑप्शन है नो इफेक्ट। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको ये तुरंत आइडिया आ जाएगा। एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेज। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो हाउ, तो आप कह सकते हो सिंस ईच इंसिडेंट फोटॉन इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, therefore the number of photo electrons emitted depends on the number of photon falling on the metal surface, which in turn depends on the intensity of the incident light. Hence, as the intensity increases, the number of photoelectrons ejected also increases. Hence, photoelectric current increases. तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट के जो 25 क्वेश्चन थे वो हमने एक शॉर्ट हिंट के रूप में कंप्लीट किया। इसके बाद इसी क्वांटम मैकेनिक्स का हम सेकेंड प्रैक्टिस सेट भी आपको 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, उसको आप देखिएगा। उसके बाद फिर हम अगले की बात करेंगे। धन्यवाद।